आ गए बाकी लोग टाइम पे ज्वाइन करने के लिए आप लोग। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, सो हमने भी डिस्कस किया कि हम एफएसआई की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपको कहा कि दिस मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड दिस कॉक्सिला बर्निटी, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड कॉक्सिला बर्निटी है, these are the index of the pasteurization, okay, index microorganisms of the pasteurization, because these are the most heat resistant pathogenic bacteria, okay। और ये अगर किसी हीट ट्रीटमेंट से किल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बाकी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हैं, अदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो भी उसमें किल हो चुके हैं, उसको हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं। स्टडी से प्रूव हुआ है, ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। तो ओके, सो अकॉर्डिंग टू एफएसआई दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पास्चुराइजेशन। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए लीगल डेफिनेशन क्या होती है। तो ये आपने लीगल डेफिनेशन पढ़ ली अकॉर्डिंग टू एफएसआई। So pasteurization when used in association with milk shall be taken refer to the typical process of heating every particle of milk to at least 63 degrees centigrade and holding at such temperature continuously for at least 30 minutes। Okay, मैंने आपको कहा था कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आपको उसको 30 मिनट के लिए हीट करना है उस टेम्परेचर पे, और हीटिंग टू at least 72 डिग्री सेंटीग्रेड and holding at such temperature continuously for at least 15 सेकंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना डिफरेंस है। तो इंडस्ट्री में हम ये फॉलो करते हैं 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड।
तो इसमें टाइम कम लगता है और आपकी एनर्जी भी कम हो जाती है ना। आपको क्या करना है, सिर्फ 90 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऐड करना है, ये हो जाते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपका देखो कितना टाइम बच जाता है यहाँ पे, आपको 30 मिनट उसको हीट करना पड़ रहा है इस माइक्रोबैक्टीरियम और इसको कॉकसिला ब्रूनिटी को किल करने के लिए। बट अगर उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है कि आपको उसका टेम्परेचर ऑफ हीटिंग कम करना होता है। इसको हम और आगे लेके जाएंगे 72 से, अगर हम इसको 135 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो ये 15 से सीधा 2 या 3 सेकंड पे आ जाता है। सो दिस इज दी टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन। देयर आर डिफरेंट टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस। मिल्क के लिए ये वाला है, कोई दूसरा प्रोडक्ट होगा जैसे आइसक्रीम मिक्स होगा तो उसके लिए ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा फॉर 15 सेकंड। अगर आपकी क्रीम है तो क्रीम के लिए भी अलग क्या कहते हैं उसे, टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन होगा। ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है कि प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या है। मिल्क क्या है, एक न्यूट्रिएंट फ्लूइड है, क्रीम क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लूइड है। ठीक है, सो इसकी विस्कोसिटी कम ज़्यादा हो सकती है, इनकी प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज कम ज़्यादा हो सकती है, स्पेसिफिक हीट इनकी अलग अलग होती है। तो इसलिए क्या होता है कि इनका टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, वेरी करता है। सो एक हो गया आपका 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स और एक हो गया आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 सेकंड, और एनी अदर temperature time combination sufficient to give a microbial effect equivalent to the above defined temperature time combinations। तो कोई भी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस जिससे कि ऊपर वाला इफेक्ट हमें मिले, ये मर जाए, किल हो जाए काफी बैक्टीरिया। एंड टू सर्व टू गिव अ नेगेटिव फॉस्फोरस टेस्ट दैट इज applicable to milk immediately after pasteurization only and cooling it immediately to a temperature of 4 डिग्री सेंटीग्रेड और लेस। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि जब हम पास्चुराइजेशन कहते हैं ना, तो इट डज नॉट ओनली मीन हीटिंग ऑफ मिल्क। ओके, इट डज नॉट मीन ओनली हीटिंग ऑफ मिल्क, इट आल्सो मीन वी हैव टू कूल द मिल्क बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए आप। ठीक है, कोई भी आपको अगर पास्चुराइजेशन पूछे तो you should be able to answer this कि you should know this कि pasteurization means heating of every particle of milk, heating of every particle of milk for such a time and temperature combinations which renders the milk pathogenic free, okay, and cooling that heated milk immediately below 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें सिर्फ हीट नहीं करना है, हमें क्या करना होता है, हीट करके हमें इसको कूल भी करना होता है। तो क्या होता है कि कूल करने से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। अगर ऐसे हम उसको छोड़ दिया तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, 12 आवर्स के बाद खराब हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे। हमें क्या करना है, उसको इमीडिएटली 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे उसको हमें कूल करना है। तो जिस चीज़ को आप, जिस मिल्क को आपने हीट किया है इतने टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन के लिए, उसको आप क्या करेंगे, इमीडिएटली उसको कूल करोगे, है ना। तो उसको आपको कूल करना है बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटी एकदम बिल्कुल कम हो जाती है, बहुत कम उनकी एक्टिविटी रहती है। दे विल नॉट ग्रो, मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो एसिड नहीं बना पाएंगे या कुछ और एंजाइम्स उसमें क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जिससे क्या होता है कि मिल्क की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। दो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जो इस टेम्परेचर भी ग्रो कर लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे भी, जो जिसको हम साइक्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कहते हैं या साइक्रोफिलिक। तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं ना, साइक्रोट्रोपिक, साइक्रोफिलिक, मेसोफिलिक, थर्मोड्यूरिक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपने पढ़ा होगा शायद, एक बार देख लीजिए। आपकी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ द बैक्टीरिया। जो साइक्रोफिलिक होते हैं, मतलब साइक्रो मीन्स क्या होता है, फ्रीजिंग, फिलिक मीन्स लविंग। ओके, जिनको ठंड पसंद होती है उनको कहते हैं हम साइक्रोफिलिक। एक होते हैं साइक्रोट्रॉपिक, एक होते हैं मेसोफिलिक। ओके, देन थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक मतलब फिलिक मीन्स लव और थर्मो मीन्स टेम्परेचर, टेम्परेचर लविंग, तो उन पे ग्रो कर लेते हैं। थर्मोडेरिक मीन्स उस टेम्परेचर पे वो ग्रो नहीं करते, बट वो तो वहाँ पे बचे हुए रहते हैं, ठीक है, जिंदा रहते हैं, बट वो ग्रो नहीं करते। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, थर्मोडेरिक, थर्मोफिलिक, मेसोफिलिक। और सो एनी टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस व्हिच रेंडर द मिल्क फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो हमें उसको वहाँ पे हिट करना है एंड इमीडिएटली कूलिंग इट बिलो दी 4 डिग्री
सेंटीग्रेड। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक पास्चराइजर जब आप देखोगे तो उस पास्चराइजर में क्या होता है कि आप मिल्क को, जो प्लेट्स होती है, एक यूनिट होता है, उसमें आप उसको हीट भी करते हो, उसमें आपको कूल भी करते हो। ठीक है, कोई जो कूलिंग मीडियम होता है, लाइक कोल्ड वाटर होता है, एक साइड में कोल्ड वाटर आपका हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा है। ठीक है, देयर आर थ्री मोड्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, है ना। तो उसी चीज़ का हम यूज करके, प्रिंसिपल का हम हमारे इक्विपमेंट्स डिजाइन करते हैं, पास्कल डिजाइन करते हैं। कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया, इस तरह से। कन्वेक्शन से होता है बेसिकली, कन्वेक्शन कंडक्शन से भी होता है, वो फिर यूएसटी में आता है। स्टीम इन्फ्यूजन करके हम उसको हीट करते हैं, प्रोडक्ट को पास्चराइज करते हैं, यूएसटी ट्रीटमेंट देते हैं। सो पास्चराइजर, तो ये हो गया आपका पास्चराइजेशन का। एक पैथोजेनिक फ्री, दूसरा इनएक्टिव मैकेनिज्म, तीसरा क्या हो गया, उसको चिल करना इमीडिएटली। ओके, एवरी पार्टिकल ऑफ मिल्क। ये तीन चार चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए थ्रू आउट योर लाइफ। जब तक आप एक डीटी हो तब तक आपको तीन चार चीजें हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। ओके, सो अब ये क्या है, एक नेगेटिव फॉस्फेटेज टेस्ट यहाँ पे दे रखी है। कॉम्बिनेशन एंड टू सर्व एज नेगेटिव फॉस्फेटेज टेस्ट। ये नेगेटिव, ये तो एक केमिकल इंडिकेटर है ना। जैसे मैंने कहा कि आपको एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और कोक्सीलिया बर्निटिया, ये क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स माइक्रोनिज्म फॉस्फोराइलेशन है। तो ये माइक्रोबियल इसका इंडेक्स हो गया। अगर आप किसी मिल्क को टेस्ट करोगे और उसमें अगर ये ढूंढोगे आप कोई अगार प्लेटिंग करके, अगर उसमें नहीं मिलता, इसका मतलब क्या होगा कि आपका फॉस्फोराइलेशन सही था। ओके, तो ये माइक्रोबियल इंडिकेटर हो गया। और ये फॉस्फेटेज टेस्ट क्या, ये केमिकल इंडिकेटर है। ओके, सो दी पास्चराइजेशन इंडेक्स, केमिकल पास्चराइजेशन इंडेक्स, दैट इज नेगेटिव फॉस्फेटेज टेस्ट। तो फॉस्फेटेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है। और ये जो एंजाइम है, ये क्या होता है कि इस टेम्परेचर पे, या इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है ये। तो हमेशा एक लीगल ये है, मतलब ऑब्लिगेशन है हमारा, कि अगर आप मिल्क को पास्चराइज करते हो तो अगर उसको टेस्ट करते हो आप, तो उसकी जो फॉस्फेटेज टेस्ट होती है वो हमेशा निगेटिव आनी चाहिए। जैसे हम अभी कोरोना की टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव आई तो क्या करते हैं, आपको क्वारंटाइन कर देते हैं। नेगेटिव आई इसका मतलब आप अच्छे हो गए। या फिर आप हॉस्पिटल में एडमिट किया आपको, आपका कोरोना पॉजिटिव आ गया पहले, फिर आपको मेडिकेशन हो गया आपका, फिर क्या करते हैं, फिर से टेस्ट करेंगे, नेगेटिव आई मतलब यू आर फ्री फ्रॉम दी कोरोना डिसीज। तो सेम केस में क्या है, मिल्क में जब हम इसको मिल्क को पास्चराइज करते हैं तो कि ये एक इंडिकेटर है कि अगर ये फॉस्फेटेज टेस्ट उसकी हम करते हैं। फॉस्फेटेज क्या है, एक एंजाइम है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है। और ये एंजाइम जब इसकी टेस्ट जब निगेटिव आती है, इनएक्टिव हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि इट इज इक्विवेलेंट टू दी killing of this microorganisms, this MT and this CB. Okay, tuberculosis और जो कॉक्सिला है, that will be killed by the temperature. अब हम ये टेस्ट क्यों यूज करते हैं, ये क्यों, अब इसमें क्या होगा कि अगर आप ये करने जाओगे, हर पास्चराइज्ड मिल्क का अगर आप माइक्रोबियल एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, इसकी कॉलोनीज आपको ग्रो करनी पड़ेगी। ठीक है, 2-3 दिन इसमें चल जाते हैं, ग्रो करेगी, फिर हम देखेंगे उसको कि भाई ये ग्रो हुई है कि नहीं हुई है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। ये मेथड क्या है, दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग। आप हर टाइम माइक्रोबियल एनालिसिस नहीं कर सकते कि भाई मेरा मिल्क पास्चराइज हुआ था, आप वेट तो नहीं कर सकते। तो हमें कोई रैपिड टेस्ट चाहिए, है ना। तो रैपिड टेस्ट ढूंढने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, वो एक एंजाइम लेके आए कि भाई ये एंजाइम है, अगर नेगेटिव आता है हिट करने के बाद, तो मतलब कि आपका मिल्क पास्चराइज है। तो ये 10-15 मिनट के अंदर ये जो फॉस्फेटेज टेस्ट है ये हो जाती है। तो इट इज अ रैपिड टेस्ट, है ना। और आपको इमीडिएटली पता चल जाता है कि आपका मिल्क पास्चराइज है या नहीं पास्चराइज है। So that's why we come up with this phosphatase test. This is a chemical type of indicator. So ये अगर नेगेटिव आती है, इट मीन्स आपका मिल्क जो है वो क्या है, इट इज गुड पास्चराइज। सो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो एक आपको बैकग्राउंड में बता दिया कि पास्चराइजेशन क्यों करना है, क्यों होता है, और छोटी छोटी चीजें आपको मैंने यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट क्या है इसका, सो
चीजें होती है, एक तो बैच पास्चुरेशन जिसे कहते हैं हम। तो ये पास्चुरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है बैच। चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ पहले, ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ये वीडियो वाली? नहीं सर। नहीं दिख रही है क्या? नहीं हाँ तो नहीं। नहीं, स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। और कहाँ गया, यहाँ पे। तो एक मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, छोटा सा वीडियो कि एक डेयरी के अंदर क्या क्या मतलब होता है, पास्चराइजर कहाँ पे होता है, मिल्क कैसे आता है, फिर मिल्क कहाँ से कहाँ जाता है, एक एनिमेशन है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। नहीं समझ में आया तो भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक से, यहाँ पे देख लीजिए अभी एक बार। तो एक प्लांट, एक मिनी प्लांट है, तो इसमें स्टार्टिंग से देखिए क्या कैसे होता है। तो एक कंट्रोलर है, उसने एक सारे कंट्रोल्स ऑन कर दिए, प्लांट ऑन कर दिया, ओके। एंड एपरेशन प्लान स्टार्ट हो गया आपका, यहाँ से क्या आपका इसमें मिल्क डम कर दिया आपने। तो मिल्क पहले चिल होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया, तो सारी डस्ट है सारी बाहर निकल गई। फिर ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज अ फिल्टर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे चिल किया हमने इसको पहले, ओके। फिर और एक टैंक में आ गया ये, और यहाँ पे सपोज मान लीजिए शुगर या एसएमपी इसने ऐड कर दिया यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करने के लिए प्रोडक्ट को, और इसमें एक मिल्क है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्स हो रहा है, ये ऊपर से वेंचुरी से इसमें मिक्स हो रहा है, यहाँ का जो डाला है उसने। ये वॉल्स ओपन हो गए, ये पंप के थ्रू यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है आपको, फ्लो रेट। तो ये हो गया आपका बैलेंस टैंक, है ना। बैलेंस टैंक में आ गया ये एफसीबीटी, सर हमें दिखा नहीं। और फिर टैंक भी बोल सकते हो आप इसको। 4 डिग्री उसका मिल्क है, ये गया पास्चराइजर में, ये पास्चराइजर है आपका, है ना। यहाँ पे पहले हिट हुआ है 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हेलो। फिर सेकंड हुआ 60 सेंटीग्रेड, फिर 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हुआ, और फिर ये है होल्डिंग ट्यूब इसका, फिर ये वापस से चिल होता है इसके अंदर, हेलो। लो हेलो 4 डिग्री सर। सेंटीग्रेड है ना। और उसके बाद ये आया आपके एक टैंक में, है ना। और इसमें एजिटर लगा है नीचे बॉटम में, और यहाँ से पंप लगा के ये जा रहा है पाउचिंग के लिए। तो ये आपका हो गया पाउचिंग इस तरह से। तो ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ क्या है इसको। हेलो। तो ये रेफ्रिजरेशन यूनिट है इसका, ये वाला, है ना। यहाँ पे कंप्रेसर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे जो मिल्क उसको डालता है यहाँ पे, तो पहले फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, नॉर्मल फिल्ट्रेशन होता है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे क्या हुआ इसके अंदर डालने के बाद, इसमें जो ग्रास वास आपको दिख रही होगी वो सारी बाहर रहेगी। ये पहला फिल्ट्रेशन हो गया इस यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इतनी सारी फॉरेन बॉडीज है मिल्क के अंदर, वो सारी इस स्टेज पे हमने बाहर निकाल दी, वो आगे नहीं जाएगी। ये परफोरेटेड है, एक छलनी जैसी होती है उस तरह से। और ये जो पूरा है ये क्या हो, एक डम टैंक जिसे हम कहते हैं। तो इस डम टैंक में क्या होता है, मिल्क को पहले कूल कर देते हैं, इसके नीचे एक रेफ्रिजरेशन यूनिट लगा हुआ है,
अब ये पाइप से गया, अब यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर यहाँ से, अब ये जो दिख रहा है आपको ये वाली चीज, ये है फिल्टर। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें कोर्स पार्टिकल हो गए थे इस पहले वाले में, इसमें और जो उससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन बॉडीज होती है, वो यहाँ पे उसको क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। तो इसके अंदर ये जो दिख रहा है, इसको बाहर निकालोगे ऐसे, तो एक मेश का बना हुआ था, ये गोल सिलिंड्रिकल होता है, और ये आउटर जैकेट है, ये इसका अंदर इन जैकेट है, इसको आप बाहर निकाल दो तो एक फिल्टर है, और जो मेश सा बना होता है, तो उसके अंदर से मिल्क बह के फिर ऊपर जाता है। तो ये फिल्टर हो गया, ये उधर पूरा प्राइमरी फिल्टर हो गया, ये सेकेंडरी फिल्टर है। इसकी साइज और कम होती है, और साइज कम साइज के ये जो फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो यहाँ से गया ये पहले, तो यहाँ पे चिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे भी चिल होता है, यहाँ पे भी चिल होता है, तो देखते हैं। तो ये एक चिलर है, ये चिलर से यहाँ पे ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिल्क पहले आके हो गया। अब ये इसको क्यों चिल करना है हमें, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो चिल हो ही रहा है, यहाँ पे क्यों चिल हुआ है। सपोज मान लीजिए कि इस चीज को हमें बहुत टाइम है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पहले चिल करके जो मिल्क आता है हम चिल करके हम इसको स्टोर कर देते हैं साइलोज में। तो साइलोज में क्या होता है कि फिर हम उसको यूज कर सकते हैं 12-15 आवर्स के बाद भी। इमीडिएटली अगर आपको करना है तो आपको चिल करने की नीड नहीं है। उसको अगर इमीडिएटली प्रोसेस करना है किसी मिल्क को, तो यू डोंट नीड टू चिल द मिल्क। बट अगर आपको उसको काफी समय बाद उसको अगर आपको यूज में लाना है उस मिल्क को, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको चिल करके स्टोर कर देते हैं इंडस्ट्री ऐसा ही। ओके, फिर क्या हुआ, ये आ गया स्टोरेज टैंक में। ये वर्टिकल स्टोरेज टैंक है, वर्टिकल क्योंकि इसका वर्टिकल है, और हॉरिजॉन्टल होगा तो इस तरह से होगा। ये वर्टिकल है, किसका माइक चालू है। आपकी क्लास सुने ना अभी, ये क्लास है आपकी अभी किसी की। नहीं सर, 3 बजे। 3 बजे, ठीक है, फिर 10 मिनट और ले लेता हूँ, फिर हम खत्म कर देंगे, हाँ सर। ठीक है। सो एक एक हो गया वर्टिकल स्टोरेज टैंक, इसमें दे सकते हो आप इसमें ये टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है, पाइप्स लगे हैं, वॉल्स लगे हैं, और ये क्या हो गया आपका एक वेंचुरी टाइप, जिसको हम फीडिंग फनेल कह सकते हैं उसको, ठीक है। यहाँ से फीडिंग होगी, तो मिल्क को अगर हम स्टैंडर्डाइज करना है इसका, इसमें अंदर जो एसएनएफ होता है इसको हम अगर हमें कम ज़्यादा करना है, तो हम यहाँ से एसएमपी ऐड करते हैं, स्किम मिल्क पाउडर ऐड करके फिर इसका रेशियो मेंटेन करते हैं हम। तो इस मिल्क आ गया, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिक्स होगा, तो मिल्क तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। और इसने क्या किया, इसमें कुछ इसने एसएमपी डाला, या कुछ भी कोई प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है ना, बट मान लेते हैं इसने यहाँ पे एसएमपी डाल दिया, स्किम मिल्क पाउडर डाल दिया। तो स्किम मिल्क पाउडर यहाँ पे क्या होगा, पाइप के यहाँ पे पंप लगा हुआ है, इसको ये मिक्स कर देगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, बॉल ओपन हो गया तो मिक्स स्टार्ट हो गई। ओके, वे मिल्क कहाँ जाएगा, पहले हीटिंग सेक्शन में जाएगा, पंप के थ्रू सारा ऑटोमेटेड है। अब ये जो चीज दिख रही है आपको, तो इसको कहते हैं एफसीबीटी, फ्लोट कंट्रोल बैलेंस टैंक। फ्लोट होता है ना, आपके घर में भी कोई टैंक होगा तो उसमें एक फ्लोट लगा हुआ होता है, तो जब वहां तक अगर पानी आता है तो क्या होता है, उसको अपने आप वो बंद कर देता है। तो एक एफसीबीटी होता है यहाँ पे, ये क्या करता है, बैलेंस, इसे हम बैलेंस टैंक भी कह सकते हैं। एक कंटिन्यूस लेवल बना के रखता है एक मिल्क की। तो ये यहाँ पे एक टेम्परेचर इंडिकेटर दे सकते हो आप, और यहाँ पे ये शायद लेवल सेंसर भी हो सकता है। तो अगर इसकी लेवल डाउन हो जाती है तो क्या होगा, मिल्क यहाँ का वॉल खुलेगा और इसमें मिल्क आ जाएगा। इसकी लेवल यहाँ पे अच्छी होती है तो क्या होगा, यहाँ पे इसका ये जो वॉल है ये क्लोज हो जाएगा अपने आप ही। तो एक ये जो बैलेंस टैंक होता है ये क्या करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ मिल्क जो है उसका लेवल जो है यहाँ पे
ये बना के रखता है, इसलिए हम कहते हैं इसको बैलेंस टैंक। ये बहुत नीडेड होता है ताकि यहाँ पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं सामने पार्टिसिपेशन में, ये अगर खाली हो गया तो क्या होगा, ये जो यहाँ का जो पंप है वो ड्राई रन हो जाएगा, तो उसमें एयर आ सकती है फिर। सो टू अवॉइड दैट हम एक बैलेंस टैंक हमेशा हम रखते ही रखते हैं। So this is मे बी अ टेम्परेचर सेंसर और दिस मे बी अ लेवल सेंसर। तो ये हो गया बैलेंस टैंक। ओके, फर्स्ट आता है बैलेंस टैंक में। अब बैलेंस टैंक्स में देखिए आप कहाँ पे जा रहा है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड प्लेट पास्चराइजर। तो प्लेट हीट एक्सचेंजर भी इसे कह सकते हैं हम, या ये है प्लेट पास्चराइजर। तो इसमें क्या होती है कि प्लेट्स लगी होती है और उस प्लेट्स के दो तरफ, एक तरफ में आपका जो मिल्क वो फ्लो होता है, एक साइड में आपका हीटिंग मीडियम, मतलब वाटर जो होता है, जनरली वाटर यूज करते हैं हीटिंग मीडियम, तो उसको हीट करते हैं, है ना। तो ये जो सिस्टम है पास्चराइजेशन का, ये जो मतलब यहाँ से आके सारा निकल गई सर, इसको कहते हैं हम कंटिन्यूस पास्चराइजेशन, है ना। तो यहाँ पे जो मैं दिखाई थी स्लाइड पहले वाली, जो बैच और कंटिन्यूस होता है, तो ये जो है ये कंटिन्यूस है। ओके, जस्ट एक आइडिया देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 डिग्री इसका मिल्क है, मतलब टेम्परेचर इसका, ये सबसे पहले आया एक सेक्शन में, रीजनरेटिव सेक्शन जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहले हीट हुआ, फिर हीट हुआ ये 67 पे, ठीक है, फिर ये क्रीम सेपरेटर या कहीं और चला गया, और फिर इसको हमने हीट किया 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो होती है ये होती है होल्डिंग ट्यूब, ये सिर्फ ध्यान में रखिए, सिर्फ आप होल्डिंग ट्यूब कैसे दिखती है तो। और फिर इसको हमने चिल किया बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे मैं आपको डेफिनेशन में बताया था। और फिर ये आएगा एक टैंक में, वर्टिकल स्टोरेज टैंक, और साइलो भी हम इसे कह सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, मेड बाय स्टेनलेस स्टील। देखिए सारा का सारा स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है ना। ये जो सारा का सारा है, आप सारा देख सकते हैं कि सारा स्टेनलेस एसएस से बना है, 316 या 304 से। और यहाँ पे जाके ये यहाँ पे और एक बैलेंस टैंक होगा, इस पैकेज, ये है पैकेजिंग मशीन। ओके, और इस पे और एक बैलेंस टैंक लगा रखा है। तो ग्रेविटी से क्या होता है कि मिल्क, यहाँ पहले तो यहाँ से मिल्क पंप होता है इसमें, और यहाँ से नीचे आता है थ्रू ग्रेविटी। तो यहाँ से ऊपर गया, इस पंप ने इसको यहाँ पे पंप किया मिल्क को, यहाँ पे एक बैलेंस टैंक है छोटा सा, इस पैकेजिंग मशीन का एक लेवल बना के रखता है यहाँ पे भी। और थ्रू ग्रेविटी ये नीचे आता है, ये ग्रेविटी फिलिंग मशीन है। तो यहाँ पे जो मिल्क है या कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे आएगा, और थ्रू दिस इट विल कम डाउन थ्रू ग्रेविटी, एंड जितना भी आपने यहाँ पे सेट किया होगा सेटिंग में, 1 लीटर या 500 ml या 200 ml, इस तरह से, तो हम उसको पैक करते हैं। जनरली हम यहाँ पे मेजर नहीं करते ml में, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई वेइंग बैलेंस होता है, हम वेट करते हैं, हर मिल्क पाउच का वेट करते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, जब भी मिल्क पाउच बाहर आता है तो उसका वो वेट करता है, उसका वजन लेता है वो मिल्क पाउच का। अगर 500 ml का मिल्क पाउच हो तो उसका अराउंड वजन होना चाहिए 515, इस तरह से, है ना। तो 515 510 ग्राम उसका वजन होना चाहिए, क्योंकि इतनी होती है डेंसिटी, आपको पता है। तो उस बेस पे हम उसका वेट उतना आना चाहिए। तो वेट के हिसाब से भले हम फिल करते हैं बाय वॉल्यूम, बट हम उसको इंश्योर करते हैं बाय मेजरिंग दी वेट ऑफ दी प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे वेट पाउच का वेट कम है तो इसका मतलब उसका उसका वॉल्यूम भी कम है, उसमें मिल्क कम गया है। तो एक इजी वे, हर बार आप उसको मिल्क निकाल के मेजर तो नहीं कर सकते ना। तो वेट क्या है कि मर्ज पाउच आपने उठाया और सीधा वेट कर दिया वेइंग बैलेंस पे जाके, वहाँ पे वेइंग बैलेंस रखा होता है हर एक पाउचिंग मशीन के पास में। ऑपरेटर वहाँ से उठाता है और चेक करता है कि ठीक से इसका वेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये तो हो गया अपडेट, एक स्मॉल मिनी डेयरी प्लांट, जिसमें इतने सारे टैंक्स आ गए, डम टैंक हो गया, फिर ये डिफरेंट डिफरेंट सी टैंक्स हो गए, पास्चराइजर्स हो गया, बैलेंस टैंक हो गया, और एक पाउचिंग मशीन हो गई। तो सारा सारा कह सकते हैं होल्डिंग ट्यूब, पास्चराइजर, पंप्स। तो आज तक मतलब आज के लिए इतना ही देखते हैं हम, कि आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम
थोड़ा अच्छे से इसको ये करेंगे। नेक्स्ट में इसके मेथड्स देखेंगे हम। बेस्ट पास्चराइजर, कंटीन्यूअस पास्चराइजेशन क्या होता है, ओके। उसके बाद व्हाट इज बेस्ट उसका फिर कंस्ट्रक्शन चीजें। तो जो ऑब्सेंट है उनको बोलो कि प्रेजेंट रहे। आज कौन कौन था, ये रवि कुमार। चलो रुको, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कौन कौन ऑब्सेंट था आज। माइक चलो ऑफ कर दो। अनिकेत, गजानन, करण, मुशर्रफ, निकिता, ओंकार, प्रज्वल, रजत, रवि, रोहित, सौरभ, शोएब। सोहेल, तेजस, वैष्णवी। ठीक है, 17 लोग प्रेजेंट है। देखते हैं। सो ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारा आपको देखना है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम मेथड्स कौन कौन से थे पास्चराइजेशन की, पास्चराइजेशन एंड कंटिन्यूअस पास्चराइजेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।